ਡਾਕਟਰ ਮੋਹ ਕਟਾਰੀਆ, ਜੋ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਮਐਸ ਆਰਥੋ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਕੀਓ ਤੋਂ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਐਮਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਈਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਟੈਰੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੁਫਤ ਆਰਥੋ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਮਰ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਲੀਫ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਜੋ ਗੋਲਡਨ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਨ ਮਿਨਰਲ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਰੈਂਡਮ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਆਰਥੋ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਤੇਜ ਨਿੱਬਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਸ਼ਾ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ, जो देर सवेर ना वेखते हुए हर वेले मरीजों की सेवा लिए तत्पर रहते हैं। बताया कि आज जो कैंप लगाया गया है इसमें किस तरह के मरीजों की जांच की जा रही है? ये एक जनरल हेल्थ चेकअप कैंप हमने लगाया है हेल्थ अवेयरनेस के लिए एमके हॉस्पिटल और लर्नर्स क्लब की तरफ से। इसमें हम यहाँ के सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जागरूक कर रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी निकल के भी आई हैं जो काफ़ी इग्नोर हो रही थी, जो पेशेंट्स को एग्जैक्टली पता नहीं था। वो चीज़ें अभी हमने उनको एक्सप्लेन की हैं और उनका ट्रीटमेंट किया है। कुछ मेडिसिन भी हमने इनमें बांटी हैं और कुछ चेकअप किए हैं, जैसे बोन डेंसिटी चेक, हड्डी में कितनी कमज़ोरी है एज के साथ, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसको देखा। उसके अलावा ब्लड शुगर टेस्टिंग, बीपी टेस्टिंग। काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको पता नहीं था उनको शुगर है और अभी बहुत ज़्यादा शुगर एकदम निकली, तो उसको भी चेकअप करके मेडिसिन स्टार्ट करने का, जो चीज़ें जो इग्नोर हो रही थी। इवन काफ़ी लोगों को बीपी भी निकला, काफ़ी लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस भी निकला। तो इस तरह से वी हैव आइडेंटिफाइड सम साइलेंट किलर्स। आई थिंक इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। तो सब देखा जाए तो पहले के मुकाबले आजकल जल्दी एज में जॉइंट पेन होने शुरू हो गए हैं, इसका क्या कारण है? सर, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो एनवायरनमेंट है, जो जैसा पहले एनवायरनमेंट गांव में खुली हवा, सब कुछ खाना पीना, उन चीज़ों में बहुत फ़र्क आया है। उसके अलावा लाइफस्टाइल, आजकल सबका सिटिंग जॉब है, तो ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती। इन सारी चीज़ों को मिला के ये प्रॉब्लम्स जल्दी आने लगी हैं। जो एजिंग हमारी 50 साल पे होती थी, आज उसी लेवल की एजिंग 30-35 पे स्टार्ट हो गई है। इवन हार्ट डिजीज़, जॉइंट पेन्स, सब कुछ बढ़ रहा है, हड्डियों की कमज़ोरी, सब कुछ जल्दी आने लगा है। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल चेंजेस एंड द एनवायरनमेंट। सर, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ किस तरह का एक्सरसाइज करना और किस तरह का खान पान करना जी? सर, मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बैलेंस डाइट ली जाए, जिसे प्रॉपर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी घटाई जाए, प्रोटीन बढ़ाए जाए, अच्छे फैट्स ले जाए। इस तो इलावा रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट 15-20 मिनट्स हर बंदे नूं एक्सरसाइज करनी चाहिए। जॉइंट्स की बेस्ट जी खुराक है दैट इज़ एक्सरसाइज। जिन्ना मूवमेंट करांगे जॉइंट उन्ना बेटर परफॉर्म करते हैं तो उन्हें डिलेड आर्थराइटिस होता है। सर, जी रेगुलर मतलब पेन किलर ली जाती है वो लैनी चाहिए कि नहीं लैनी चाहिए, क्योंकि जी जॉइंट पेन है बहुत ज़्यादा बढ़ गई बच्चे तो लैके बजुर्ग तक। मैम, जो भी पेन किलर है उन्होंने डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स है। आप ज़्यादा देर वास्ते पेन किलर नहीं दे सकते, ऑन एंड ऑफ देना इज़ फाइन। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी उद तक पेन किलर ने सिर्फ थोड़ी पेन खत्म करनी है। जो द कॉज ऑफ द पेन वो आइडेंटिफाई करना तो उन्होंने रिमूव करना, दैट इज़ द एक्चुअल ट्रीटमेंट। तो
कई बार गठिया होंगे, कई बार नॉर्मल वेरिएंट ही होंगे। द कॉज हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड, उस हिसाब नाल ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। पेन किलर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮਤਲਬ 18 ਪਲੱਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਰ, ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਾ। नहीं मैम, बिल्कुल गलत है। रेगुलर यूज़ का पेन किलर का किसी को भी नहीं करना चाहिए, ਹਾਂਜੀ क्योंकि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं पेन किलर्स। इवन जिमें खून की उल्टी आना या फिर किडनीज प्रॉब्लम होना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पेन किलर्स ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। 10 दिन 15 दिन खाए कोई दिक्कत नहीं होती, महीना खा ले, दैट इज़ नॉट ऑन एंड ऑफ तुसी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? सर सारे ही केसेस है, मेजोरिटी स्पाइन है, बैक एक तो गर्दन की दर्द तो सारी दुनिया ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। आई एम श्योर ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਨਰਲ ਵੀਕਨੈਸ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਿਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਰ ਅਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਏਜ ਤੱਕ ਰੀਪਲੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੋਡੇ replace? सर गोडे रिप्लेसमेंट में ऑलमोस्ट 1000 इंडिपेंडेंटली में कर चुके हैं। बाकी एज लिमिट इदा कुछ नहीं है, डिपेंड्स कि जॉइंट की कंडीशन की है, उस हिसाब नाल आप रिप्लेस करें। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? सर जापान तो मैं आर्थ्रोस्कोपी की स्टडी करके आया, दैट इज़ दूरबीन नाल ऑपरेशन, वो भी शोल्डर जॉइंट नाल। ਉਹਦੇ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ ਟੀਅਰ ਹੈ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਰੈਂਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਲੀ ਇਨਵੇਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ नहीं नहीं मैम, शुगर इन्ना कोई बड़ा रीज़न नहीं है। मे बी वेट अगर ज़्यादा होंदा है या इनएक्टिविटी होंदी है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਇਫ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਤੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। L4 ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? L4 L5 ਸਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ 'ਚ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਲਸ 'ਚ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਮੇਲਸ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਈਵਨ 45। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਲਓ ਸਰ, ਐਮਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਟੋ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ हॉस्पिटल में? सर हमारे हॉस्पिटल में सारी टोटल अराउंड 30 स्पेशलिटीज़ हम कवर करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स, स्पाइन, पल्मोलॉजी, चेस्ट का हो गया, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, ये सारी स्पेशलिटीज़ कवर करते हैं, जिसके लिए यूजुअली हम अवेयरनेस हेल्थ कैंप्स चलाते हैं। एंड डॉक्टर मोहक ने जो बोला उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, हम सिर्फ सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑर्थोपेडिक्स में तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारी लेटेस्ट ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जो हमने अब वी आर डूइंग रेगुलरली, रूटीनली इन आवर हॉस्पिटल, जैसे कि PRP थेरेपीज होती है, जिसमें पेशेंट को नी पेन के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन से पहले हम नॉन सर्जिकल इंजेक्टेबल्स के थ्रू रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उससे काफ़ी पेशेंट्स में अच्छा रिस्पांस भी हमने देखा कि आया है, रिलीफ भी मिली है। एंड सिमिलरली बैक पेन के लिए जैसे आपने बोला, तो सर्जरी से पहले काफ़ी ऐसी नॉन सर्जिकल चीज़ें हैं जो हम करते हैं जिससे पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है, लाइक एपिड्यूरल इंजेक्शंस, जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे आउटकम हमने देखे हैं पेशेंट को ऑब्जर्व करके। So we are into surgical as well as non-surgical procedures for the pain management.
सर ये जैसे कैंप 5 लगा हुआ है, ऐसे लोगों को क्या बेनिफिट क्या रहेगा इसमें? बेनिफिट ये है, सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को लगता है ये है कि अवेयरनेस। काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जिनको अपनी बॉडी की अवेयरनेस ही नहीं है, व्हाट इज़ हैपनिंग, है ना। शुगर की प्रॉब्लम है, पता ही नहीं है, एकदम से ही जब वो एस्केलेट हो जाती है इस लेवल पे, जब उनको क्रिटिकल केयर की नीड है तब उनको पता लगता है। हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे बहुत एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर पाएँ, क्योंकि जब जितनी जल्दी डायग्नोज करेंगे उतनी जल्दी ही हम थ्रू नेचुरल वेज, थ्रू वेरी सेफ वेज वी कैन कंट्रोल द प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम इतनी एस्केलेट हो जाती है कि फिर पेशेंट को एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्रिटिकल इंटरवेंशन की नीड होती है। तो आई थिंक कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कर रहे हैं दैट इज़ मेकिंग द पेशेंट अवेयर कि उसको प्रॉब्लम है क्या एट एन अर्लियर स्टेज। अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस, पर वी कॉल इट प्रिवेंटिव हेल्थ चेक। डॉक्टर साहब कितनी देर बाद चेकअप कराना चाहिए एक बंदे को? सर डिपेंड करता है, जैसे कार्डियो का वर्कअप तो अगर एक एज के बाद 50 प्लस के बाद तो मेरे को लगता है कि अराउंड एवरी 6 मंथ्स के बाद करा लेना चाहिए। यूजली जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं वो तो हम एवरी 2-3 मंथ्स के बाद हमको करा लेने चाहिए, है ना। बाकी डिपेंड करता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या और कोई उनको अंडरलाइन हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा और फ्रीक्वेंटली करानी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक एज के बाद कराने चाहिए, जैसे जो और यंग पॉपुलेशन है उनको भी रूटीनली अपने ब्लड टेस्ट कराने चाहिए ताकि उनको पता लगते रहे कि कहाँ हेल्थ स्टैंड है। एक और बात बताइए कि जो ये लैब्स होती हैं, हाँ जी, लैब्स हाँ जी, जिसमें लोग टेस्ट कराते हैं, हाँ जी। तो ये किसी भी लैब में टेस्ट करा सकते हैं या कोई स्पेसिफिक होती हैं ये? सर लैब तो किसी में भी करा सकते हैं, बस उनको ये देखना पड़ेगा कि उसकी सर्टिफाइड है कि नहीं लैब, है ना। उसके लिए एक NABH सर्टिफिकेशन होती है जो कि नेशनल लेवल पे होती है। NABH NABL सर्टिफिकेशन होती है। तो प्रेफरेबली जिनकी सर्टिफिकेशन हुई हुई है उन लैब से ही करानी चाहिए, क्योंकि वो फिर एक प्रॉपर लेवल ऑफ प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं लैब में, तो होना चाहिए। So nice.